हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। और आपको बता दें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आज हम थ्योरी वाली क्लास भी रखेंगे और एमसीक्यूज़ वाली क्लास भी रखेंगे। सबसे पहले हम आपको कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सभी तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं, धातु, अधातु, उपधातु के बारे में, और इनसे जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं मेरे फ्रेंड। तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये ऐसी क्लास है मेरे फ्रेंड, ऐसी वन शॉट क्लास है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। पूरा डिटेल में हम आपको आवर्त सारणी के बारे में पूरी चीज़ें बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आवर्त सारणी के बारे में। तो मेरे फ्रेंड, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर आपको सबको पता ही होगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है इसे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले होते हैं, अगर हम आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको चलिए आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे, है ना। पूरी आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और एक भी क्वेश्चन आपको आवर्त सारणी का इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये आवर्त सारणी के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, सभी वैज्ञानिक क्या करते थे, अलग अलग तत्वों की खोज करते थे और उन्हें क्या करते थे, अपने परीक्षण के लिए, खोज करने के बाद, परीक्षण करने के बाद उनके गुणों को दर्शाते थे। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जब अलग अलग तत्वों की खोज करी तो उनको वर्गीकृत किया गया ताकि वे एक जैसे गुण जो है वो प्रदर्शित करें। तो सबसे पहला तो पढ़ा तत्वों के संश्लेषण की जो विभिन्न विधियां होती हैं, सिंथेसिस, जो एलिमेंट सिंथेसिस की मेथड होती है, उसके आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न स्रोत के आधार पर, जो सोर्स ऑफ एलिमेंट होते थे, सोर्स ऑफ एलिमेंट के अकॉर्डिंग क्या किया गया, तत्वों को क्लासिफाइड किया गया। इसके अलावा विभिन्न तत्वों के जो गुण होते हैं, जैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक तरफ रखा गया, और जो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते थे उनको अलग किया। तो इस प्रकार से वर्गीकरण का आधार जो थे वो अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे जो एलिमेंट होते हैं, इसमें क्या होती है, मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटेलॉइड भी होते हैं, है ना। मेटल जैसे आयरन है, कॉपर है, कैल्शियम है ना। नॉन मेटल है कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इस हिसाब से अगर हम बोले कि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इनको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में क्या किया, डिवाइड किया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम बात करें कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी से बनते हैं और आधुनिक आवर्त सारणी से, है ना। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बनते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट का, इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया था। सबसे पहले तो धातु और अधातु, जो मेटल और नॉन मेटल होती हैं, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। बाद में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, अपने अपने प्रिंसिपल दिए। और जैसे कि एक वैज्ञानिक आए जिन्हें डॉबे राइनर कहा गया, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट को तीन तीन के पेयर में जमाया गया, कि एक दो तीन, इस प्रकार से। तो पहले वाले और तीसरे वाले को जोड़ने पर, पहले और तीसरे को जोड़ने पर, इसको अगर दो से डिवाइड कर दिया जाए तो बीच वाले का बोले द्रव्यमान पता चल जाता है। तो इसी प्रकार से तीन तीन के उन्होंने जोड़े बनाए थे, इसलिए इन्होंने त्रिक नियम दिया था। इसी प्रकार से एक और साइंटिस्ट आए जिन्हें न्यूलैंड कहा गया। न्यूलैंड्स ने क्या दिया था भाई, ऑक्टेट, ऑक्टेट अष्टक नियम प्रस्तुत किया था। इन्होंने आठ आठ के पेयर में, है ना, जैसे इन्होंने तीन में दबाया था, जो इन्होंने दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ऐसे आठ आठ के पेयर में एलिमेंट्स को जमाया था, इसलिए इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो ये वैज्ञानिक के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे फ्रेंड, डॉबे राइनर ने कौन सा नियम दिया, तो त्रिक नियम। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम दिया। मेंडलीव, है ना, मेंडलीव। इन दोनों के बाद कुछ और भी वैज्ञानिक आए, है ना। और उसके बाद में मेंडलीव ने आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसको बनाया, और इसमें भी फिर बाद में कुछ कमियां पाई गई, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ये किसने बनाया, तो मोजले नामक वैज्ञानिक ने बनाया। किसने बनाया है भाई, मोजले जो वैज्ञानिक होते हैं, मोजले, है ना। मोजले की जो पीरियोडिक टेबल है उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एक रूसी वैज्ञानिक, दामित्री मेंडलीव।
है ना। इन्होंने क्या किया था, आवर्त सारणी को सबसे पहले बनाया था। इनके अनुसार जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती फलन होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं जो हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं। देखिए जो मेंडलीव का जो नियम होता है वो क्या होता है बोले, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है एटम्स की, उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। बोली जो एटॉमिक मास होता है ना, उसके आवर्ती फलन होते हैं पेरियोडिक फंक्शन में, है ना। आवर्ती फलन वह होता है जो एक निश्चित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराता है। आवर्ती फलन शब्द का मतलब समझिए, है ना। अ पेरियोडिक फंक्शन इज द वन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। कुछ अंतराल के बाद, जैसे 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर से 6 7, है ना, तो कुछ अंतराल के बाद ये क्या करते हैं, अपने को रिपीट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती फलन। जैसे कि अगर हम बात करें स्वर के बारे में, तो सारे गामा पाधा निशा के बाद फिर से क्या आ जाता है, सा आ जाता है, सारे गामा पाधा निशा सा। तो आवर्ती फलन मतलब कुछ समय के, कुछ अंतराल के बाद ये अपने आप को क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में एक आवर्त के रूप में व्यवस्थित किया जैसा, जिसे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से दी हुई है। हम आपको बता दें कि मेंडलीव ने जो मेंडलीव ने जो पेरियोडिक टेबल दिया था, इसमें क्या था भाई, ग्रुप की संख्या देखें, 0 ग्रुप, 1 सेकंड, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 और ये 8। 8 वाले ग्रुप को इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड किया था। देख रहे हैं आप 8 वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर 8 वाले ग्रुप को इन्होंने क्या, इसके सब ग्रुप बनाए थे, जिसमें फेरस है, कोबाल्ट है और निकेल है ना। इसी प्रकार से इनमें जो पीरियड्स थे बोले, जो आवर्त थे, इनमें एक ही ग्रुप में देखें आप, इसमें पोटेशियम भी रखा हुआ है, कॉपर भी रखा हुआ है ना। इसी प्रकार से स्कैंडियम भी है, गैलियम भी है, टाइटेनियम है, जर्मेनियम है। तो एक ही ग्रुप में क्या किया, तो दो दो आवर्त को क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। तो इन्हें इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़े से कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं करके, है ना। चलिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उनकी कुछ विशेषताएं थी। देखिए तत्वों को पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया था कि समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में मौजूद रहे। कि भैया ये जो वर्टिकल कॉलम है बोले, इसमें एक जैसे गुण वाले रखने वाले तत्व रख दो, जैसे कि हीलियम रख दिए, नियॉन रख दिए हैं, ऑर्गन रख दिए, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। इनके सभी के जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, इसलिए इनको एक ग्रुप में रख दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट का मतलब ये हुआ। चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। ये जो क्षैतिज पंक्ति है ना, जो इस प्रकार से चल रही है, 1 2 3 4 ऐसे जो चल रही है, इनको क्या कहा गया, आवर्त कहा गया, है ना। जो क्षैतिज पंक्तियां हैं, इन्हें क्या कहा गया था, आवर्त कहा गया था। ठीक है। द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, है ना, आवर्त कहा गया था। उन आवर्त सारणी में कुछ 6 आवर्त थे। आवर्त की संख्या कितनी थी भाई, आवर्त की संख्या कई बार पूछा जाता, आवर्त की संख्या कितनी, 6 थी, है ना। 1 से लेके 6 तक इनमें आवर्त। और जो वर्ग थे, वर्ग की संख्या कितनी थी भाई, वर्ग की संख्या थी 8। आपको याद रखना है ना। वर्ग की संख्या कितनी थी, 8 है, ये आपको दिखाई दे रहा है। वर्ग या जिसको ग्रुप कहते हैं भाई हम, ग्रुप की संख्या कितनी थी, 8 थी। और जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स आवर्त जिसको बोलते हैं, पीरियड्स की संख्या कितनी थी भाई, 6 थी। आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, है ना। 1 2 3 4 5 और 6 थे इसमें पीरियड्स, और 8 थे क्या, हमारे पास वर्ग थे। तो यही बार क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए बात करते हैं इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभों, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहा गया। ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोल रहे हैं, वर्टिकल जो कॉलम दिए हुए हैं, इनको क्या क्या नाम दिया गया, ग्रुप नाम दिया गया बोले, है ना। 1 से 8 तक क्रमांकित 8 ग्रुप थे। ठीक है भाई, ये फर्स्ट से लेके 7 और आगे इनको ए और बी उप समूह में भी डिवाइड किया गया। जैसे ये इसका नाम भैया ए है, फिर बी है, फिर इसका सी है। ये 8वें नंबर का ही क्या है बोले, 3 सब ग्रुप पाए गए, है ना। हालांकि 8 में 3 वर्ग में 3 तत्व शामिल थे, तो 8वां वाला जो ग्रुप था बोले, इसमें 3 तत्व क्या थे, शामिल थे बोले। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम में। थोड़ी सी और आगे चीजें समझ लेते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ गुणों के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास गुण थे। जो पेरियोडिक टेबल है, सभी तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीव के वर्गीकरण में उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उस समय
ज्ञात सभी तत्वों में 63 तत्वों को शामिल किया गया था। टोटल कितने एलिमेंट थे भैया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, तो टोटल कितने थे? 63 एलिमेंट थे। परमाणु द्रव्यमान में सुधार किया गया। बेरिलियम है ना, जो गोल्ड है जिसका पुराना नाम औरस होता है, इंडियम जैसे कुछ तत्वों में परमाणु द्रव्यमान को आवर्त में उनकी स्थिति के अनुसार सुधार किया गया। तो ये कुछ खास गुण थे उन्हें। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा वेस्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ें भी हमें पढ़ना है। चलिए आधुनिक आवर्त नियम के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले किसने दिया भैया? हेनरी मोजले ने। कब दिया? 1913 में। अंग्रेजी एक भौतिक वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले, जिन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने परमाणु जो क्रमांक है इसको बेस बनाया था। एटॉमिक नंबर को क्या बनाया इन्होंने? बेस बनाया। जो एटॉमिक नंबर है उसको बेस माना, एटॉमिक मास को नहीं माना भाई। एटॉमिक मास किसने दिया था? तो मेंडलीफ ने दिया था। एटॉमिक नंबर दिया किसने? हेनरी मोजले ने। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जो परमाणु संख्या होती है जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे जेड से डिनोट करते हैं, है ना। परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन होते हैं, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परमाणु एक स्थिर उदासीन इकाई होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु में, अर्थात प्रोटॉन, जो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, बोले, है ना। तो ये कुछ खास चीजें किसने बताई थी? मोजले ने बताई थी। इसी को बेस मानते हुए मोजले ने क्या किया? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर को बेस मानते हुए क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? आपको बता दें कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनका परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में मोजले ने क्या चेंज किया? मोजले ने क्या चेंज किया? तो बोले परमाणु द्रव्यमान की जगह क्या यूज किया? परमाणु संख्या यूज किया, है ना। तो उसमें क्या था? एटॉमिक मास था, है ना। एटॉमिक मास था किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया? एटॉमिक नंबर को जोड़ा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण वाले तत्वों की एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। अगर समान गुण वाले तत्वों को एक जैसा रख दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होती है? बोले पुनरावृत्ति होती है। इसे नियम क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसमें बेस किसको माना गया? किसको आधार माना गया? तो भैया परमाणु संख्या को आधार माना गया। ठीक है, तो आगे समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज। आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कहते हैं हम, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी का विस्तारित रूप इसे माना जाता है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसका विस्तारित रूप ही क्या होता है भैया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है ना। चलिए बात कर लेते हैं थोड़े से और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। पर हम पूरी आवर्त सारणी का आपको डिक्लेरेशन बताने वाले हैं भाई। मेरी आवाज क्लियर आ रही है भाई? चलिए तो बने रहिएगा आप वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसमें जो ग्रुप होते हैं, है ना, ग्रुप की संख्या कितनी है भाई? ग्रुप की संख्या है कितनी? 18, है ना। और जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स जिसे हम आवर्त कहते हैं, आवर्त की संख्या कितनी है? 7, है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, है ना। ये इस प्रकार से चलते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल चलते हैं, है ना। जो वर्टिकल चलते हैं जैसे 1 2 3, है ना। यहाँ से हम करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 कितने हैं ग्रुप हमारे पास? कितने? 18 होते हैं। 18 होते हैं कितने ग्रुप? और पीरियड्स की संख्या कितनी है भाई? पीरियड जिसे आवर्त कहते हैं उनकी संख्या होती है 7। अच्छा, नीचे क्या दिया हुआ है भाई? अच्छा, इन जो पीरियोडिक टेबल है इसे ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ये दोनों समूह 1 और समूह 2 को साथ में एस ब्लॉक कहा गया, है ना। समूह 3 से लेके समूह 12 तक, समूह 3 से लेके समूह 12 तक इन्हें क्या नाम दिया गया? इन्हें नाम दिया गया क्या? डी ब्लॉक, है ना। डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से समूह 13 से लेकर समूह 18 तक जितने भी तत्व आते हैं इन्हें क्या नाम दिया गया? पी ब्लॉक नाम दे दिया गया, है ना, पी ब्लॉक। और नीचे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट को रखा गया जिन्हें हम एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ ब्लॉक, है ना।
नीचे वाले जो एफ ब्लॉक है जिसमें एक लैंथेनाइट सीरीज है और एक एक्टिनाइट सीरीज है बोले, है ना। ये एक्चुअली डी ब्लॉक के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, है ना। इनर ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं भाई? जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की जो श्रेणी है, मतलब लैंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक की अगर हम बात करें और एक्टिनम से लेके लॉरेंशियम तक, तो ये सभी जो श्रेणी है पूरी की पूरी श्रेणी, इसमें जो 14 तत्व आते हैं इनको हम लैंथेनाइड कहते हैं। इन नीचे वाले को जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें एक्टिनाइड कहते हैं। ये एक्चुअली में डी ब्लॉक के अंदर ही पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे अलग अलग स्थान दिया गया है ना। तो ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, और पीरियड्स की संख्या कितनी होती है? 8 होती है ना। इसमें धातु और अधातु और जैसे हम बात करें मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल जो है वो तीनों को अलग अलग रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं समूहों या समूहों के क्लस्टर। ये देखिए आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर समूह एक के तत्व को क्या कहा गया? क्षार धातु कहा गया। भैया समूह एक के तत्व हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस होती है, बोले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन्हें क्या कहा गया भैया? क्षार धातु, एल्कली मेटल कहा गया। एल्कली मेटल, है ना, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल जिन्हें हम क्षार धातु कहते हैं। दूसरे समूह को क्या नाम दिया गया? तो बोले इन्हें नाम दिया गया क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल, है ना, अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल किसे कहा गया? जो ग्रुप सेकंड है ना, ग्रुप सेकंड को क्या नाम दिया गया? क्षारीय मृदा धातु का है। समूह 3 से समूह 12 तक इन्हें संक्रमण धातु या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया। इन समूह 3 से लेके समूह 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं, ये जो आपको पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये पिंक कलर के एलिमेंट को क्या कहा गया भैया? डी ब्लॉक के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया, है ना। समूह 16 के जो तत्व होते हैं, ग्रुप 16 एलिमेंट आर कॉल्ड कैल्कोजन। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से हैं 16 ग्रुप? देख रहे हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है, लिवरमोरियम है। तो इन सभी तत्वों को क्या नाम दिया गया भैया? कैल्कोजन। समूह 16 के तत्वों का नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड? कैल्कोजन होता है ना। मैं हमने यहाँ तो थोड़ा सा लिख दे रहा है, समूह 16 को कैल्कोजन कहा गया। ठीक है, समूह 17 को क्या नाम दिया गया भाई? समूह 17 को हैलोजन नाम दिया। हैलोजन, समूह 17 का नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड? हैलोजन होता है। और समूह जो 18 है ना, ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप ना करना, जीरो समूह नाम दिया गया, है ना। अक्रिय गैसें भी इनका नाम होता है, निष्क्रिय गैसें, है ना, निष्क्रिय गैसें भी इनका नाम होता है। नोबल गैसें या इनर्ट गैसें बोलते हैं भाई। अक्रिय गैसें हम लिख देते हैं भाई, समूह 18 अक्रिय गैस। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, इनका अलग अलग नाम होता है कि ये किसका? ग्रुप 18 का नाम होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या दिया गया? इनमें नाम दिया गया। समूह 16 को कैल्कोजन, 17 को हैलोजन, 18 को नोबल गैस कहा गया। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। जो जितने भी आवर्त सारणी है, इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, हमने आपको बता दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में एलिमेंट, है ना। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं समूह 3 से समूह 12 तक होते हैं। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम दिया गया। ये देखिए नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये लैंथेनाइड है। लैंथेनम से लेके ये पूरी सीरीज, ये पूरे जो 14 एलिमेंट है, ये लैंथेनाइड और नीचे वाले क्या है? एक्टिनाइड है बोल, है ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे थोड़ी सी और, क्योंकि हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी जल्दी में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको आसानी से पूरी चीजें समझ में आए। मुख्य वर्ग के तत्व, जो मुख्य वर्ग के तत्व हैं, इन्हें आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में रखा गया है बोले, जैसे कि समूह 1 और समूह 2 के जो तत्व एलिमेंट होते हैं, इन्हें लेफ्ट साइड में, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट को, उसके बाद में ये पी ब्लॉक के एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे। आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा डिटेल जाननी है। तो अक्रिय गैसों, जिसे हम समूह 18 के तत्व कहते हैं, अक्रिय गैसों को अगर हम बात करें तो इन्हें कहाँ रखा गया? समूह 18 में रखा गया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नोबल गैस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया, नोबल गैस को कहाँ रखा गया है भाई? समूह 18 में रखा गया है। इनसे सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किसी के साथ में क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। कौन कौन सी गैसें होती हैं अक्रिय गैस में? हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अक्रिय गैस में कौन कौन सी होती है भाई? अक्रिय गैस में होती है हीलियम आती है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है और ओगनिशन, है ना। तो ये सभी गैसें क्या कहलाती हैं भाई? अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसें कहलाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्या करती हैं? किसी से अभिक्रियाएं नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हम अक्रिय गैसें कहते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी और आगे। अक्री गैस के इनके संयोजकता कोष में इनके बैलेंस सेल में कितने होते हैं, बोले 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इनका विन्यास जो होता है वो थोड़ा सा स्थायी होता है और ये किसी के साथ में क्या करती हैं, क्रियाएं नहीं करती हैं। चलिए सभी गैसें होती है, अक्री गैस में सभी क्या है भाई, सभी तत्व क्या है, गैसें हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। बीच में ये सेतु का कार्य करते हैं, है ना। इनके बाहरी कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। ये अधिकतर क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट धातु होते हैं, मेटल होते हैं। एस ब्लॉक के तो धातु होते ही होते हैं, एस ब्लॉक के धातु होते हैं, है ना, मेटल होते हैं। पी डी ब्लॉक के भी धातु है, पी में धातु और अधातु दोनों पाए जाते हैं भाई, है ना। पी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या है भाई, पी ब्लॉक में एलिमेंट में जो होता है बोले धातु और अधातु दोनों होते हैं। चलिए कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि पारा या मरकरी, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है। गैलियम सीजियम को छोड़कर अन्य सभी धातु और इनके उच्च गलनांक वाले क्वथनांक होते हैं भैया, है ना। जितनी भी धातुएं होती हैं बोले संक्रमण तत्व में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। संक्रमण तत्व में जितनी भी धातु हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें कुछ तत्व चुंबक को आकर्षित करते हैं, है ना। ये परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं बोले, है ना। तो इनकी डी ब्लॉक के तत्वों की ये कुछ खास विशेषताएं हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में हमने ये कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं भाई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, है ना, डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में। अब बात करते हैं अंतः संक्रमण तत्व, जिसे हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में क्या खास बात है, ये जिन्हें हम दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है, दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे अलग दर्शाए गए हैं। इनमें 14 तत्वों की ये क्या है भाई, श्रृंखलाएं, है ना। जैसे कि हमने आपको बताए थे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ये कितने हैं, 14 तत्वों की इनमें श्रृंखलाएं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर दे रहे हैं, ये भैया लैंथेनाइड है और ये क्या है, एक्टिनाइड है। तो इनमें कितनी है, 14 इनमें क्या है, श्रृंखलाएं हैं बोले, है ना। लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको छोटी सी स्क्रीन में दिखाई दे रहा हो, लैंथेनम के साथ चालू होते हैं और ये ल्यूटीशियम तक जाते हैं। एक्टिनम से चालू होते हैं, लॉरेंसियम तक जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व भी इन्हें कहते हैं, है ना। तो इनमें कितनी होती है, दोनों में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में टोटल 14 एलिमेंट होते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं आगे। चलिए धातुएं, आवर्त सारणी में अगर हम बात करें धातुएं कौन सी होती हैं, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको भैया धातुओं के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पर हम आपको एक छोटी सी आवर्त सारणी बता दे रहे हैं। मेटल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं भाई, मेटल्स, है ना। जो मेटल्स होती हैं उनके कलर के हिसाब से, कलर कोडिंग के हिसाब से आप उनको क्या कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं। जिस समूह 1 और समूह 2 की जो धातुएं होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं भाई, है ना। और समूह 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। समूह 2 के तत्व बैरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। दूसरी वाली क्षार धातु कौन सी होती है भाई, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। चलिए ये तो कॉमन सी बात है भाई, क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु सबको पता होती है भाई। अधातु के बारे में बात करते हैं, नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं। नॉन मेटल कौन कौन से हैं भाई, तो हम बात करें समूह 17 के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 17 के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन में हालांकि कुछ धात्विक गुण भी पाए जाते हैं, एस्टाटीन है, कैल्कोजन में ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम है, टेलुरियम है। ये सबसे क्या है, प्रबल आधात्विक तत्व इन्हें माना गया है। तो हम बात करें कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल के नाम कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल के नाम होते हैं। पोलोनियम क्रमशः समूह 16 और 17 में इनको रखा गया। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं उपधातु के बारे में, जिन्हें हम मेटेलॉइड कहते हैं। ये आपको यहाँ कलर में दिखाई दे रहा होगा, ब्लू कलर में, है ना। ब्लू कलर मेटेलॉइड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बोरॉन है भैया, बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है। ये सभी क्या है भाई, ये क्या है, हमारे पास मेटेलॉइड है ना, मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड जो होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसे बिहेवियर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटेलॉइड कहते हैं, है ना। तो ये तो कुछ आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं कि इनमें समस्थानिकों को कुछ विशेष स्थान दिया गया, समस्थानिकों के लिए विशेष स्थान रखा गया, है ना। इसके बाद असंगत गुण वाले जितने भी तत्व हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार जो है आधुनिक आवर्त सारणी को रखा गया। धातु और अधातु को अलग अलग रखा गया भैया, मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग रखा गया। अब ये मेटल और नॉन मेटल है क्या, थोड़ा सा और जान लीजिए, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। देखिए भाई, ये यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी, ये बोरॉन है, सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है
है ना। इसके इस तरफ में ये पूरी लाइन को अगर मैं ऐसी बनाऊं और इसके इस तरफ में जितने भी तत्व पाए जाते हैं ये सभी मेटल होते हैं, धातु होते हैं। और ऊपर में जितने भी पाए जाते हैं ये कौन से तत्व हैं भाई, अधातु होते हैं। किसको छोड़कर, ये गैसों को छोड़कर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इनको छोड़कर। जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या है, नॉन मेटल है। और इस तरफ के जितने भी पाए जाते हैं ये पूरे पूरे की बात कर रहे हैं इकट्ठा, ये पूरे क्या है भाई, मेटल है ना। तो मेटल और नॉन मेटल, और मेटलॉइड कौन से हैं, मेटलॉइड ये है ना। बोरॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये पूरे क्या है, मेटलॉइड है। तो इनके नाम भी एग्जाम में कई बार क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं। अब बात करते हैं हम एमसीक्यूज के बारे में, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं रखने वाले हैं, 24 मिनट की क्लास हो चुकी है भाई। बात कर लेते हैं कि इससे कौन कौन से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है भैया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम बात करें, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भैया जितना होता है वो उसका परमाणु क्रमांक भी उतना ही होता है। जैसे हम बात करें कि 2 है, 8 है और 7 है, 2 8 7 बराबर कितना हो जा रहा है भाई, 17। 17 जिसका एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होगा भैया, तत्व हमारे पास सही होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा फ्रेंड, 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 17 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 8 और 7 है। इन दोनों को अगर, इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो एटॉमिक नंबर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है, उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई, उसका एटॉमिक नंबर निकल जाता है। और एटॉमिक नंबर में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर होते हैं। तो भैया ये 17 जो है एटॉमिक नंबर किसका निकलता है भाई, क्लोरीन का निकलता है। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्तता, भैया मैग्नीशियम के लिए कौन सा संकेत, ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं भाई। जो जिनका भैया आर्ट्स है ना, जिनका आर्ट्स है, जिनका कॉमर्स है ना, कॉमर्स है, वो भी तो ऐसे एग्जाम देते हैं। अब भैया बायो स्ट्रीम से या मैथ्स स्ट्रीम से जो होगा उनके लिए तो ये क्वेश्चन हवा में होगा भैया, कि ये क्या पूछ लिया है, कि इतने सरल क्वेश्चन भी कभी पूछे जाते हैं कि एग्जाम में। ये तो बेवकूफ़ भाई वाली होगी भैया, कि मैग्नीशियम के लिए कौन सा, अरे बच्चे बच्चे को पता भाई, मैग्नीशियम के लिए तो एमजी संकेत होता है ना। लेकिन जो आर्ट्स कॉमर्स वाले हो सकता है उनके लिए, लेकिन ये भी तो भैया 10 तक क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं ना, 10 तक साइंस पढ़ते हैं अगर, लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है तो भैया उसके लिए तो बहुत कठिन है। मैग्नीज दिया हुआ है ना, एमए तो कुछ होता नहीं है भैया, मॉलिब्डेनम दिया हुआ है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए नंबर का। चलिए, प्रत्येक तत्व का एक नाम और खाली स्थान होता है भैया। हर एक तत्व के लिए एक विशेष संकेत होता है ना, एक विशेष संकेत होता है, एक रासायनिक प्रतीक होता है, एक विशिष्ट रासायनिक प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास। रंग होता है क्या, बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे पास जो आवर्त सारणी में है, अगर हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम का पुराना नाम क्या होता है भैया, कैलियम होता है ना, कैलियम नाम होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया, पोटेशियम नाम दिया है ना। मैग्नीज होता है, कैल्शियम होता है, स्ट्रांसियम है, स्कैंडियम है, कैल्शियम है ना, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है भैया, जिंक है, कॉपर है। तो सभी का एक क्या है, विशेष संकेत है, एक रासायनिक प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। लैड, लैड का रासायनिक चिन्ह क्या, बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, है ना। एनटीपीसी में भी लैड का संकेत पूछा भैया, ऐसे संकेत। पीबी सबको पता भैया, लैड जिसको पम्बलस या पम्बलिक कहते हैं भाई, पीबी जिसका संकेत होता है ना। ये तो भैया जिंक का है, जेडन क्या है, जिंक का है। ये एफी क्या है भैया, फेरस का है, फेरस या फेरिक बोलते हैं भैया, फेरस, है ना। एमएन क्या है, वो तो मैग्नीज का होता है, मैग्नीज, है ना, मैग्नीज का। तो एमएन मैग्नीज का है। तो लैड का क्या है भैया, पीबी, लैड का संकेत पीबी, इसको सीसा भी कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ग्राफाइट परमाणु क्रमांक में से भैया, ग्राफाइट आधुनिक आवर्त सारणी में है क्या, देखिए बताएंगे आप, ग्राफाइट है कि नहीं। ग्राफाइट आधुनिक आवर्त सारणी में है क्या, जी नहीं, ग्राफाइट तो आधुनिक आवर्त सारणी में है ही नहीं है। तो फिर काहे के लिए भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। तो मेरे फ्रेंड आपको बता दे कि ग्राफाइट आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं है, लेकिन उसका भाई तो है। उसका भाई कौन है भैया, तो उसका भाई है कौन सा हमारे पास, कार्बन।
उसका भाई कौन है भाई? कार्बन। ग्रेफाइट का भाई कौन है? कार्बन है ना। तो कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं मेरे फ्रेंड। कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा है ना, हीरा है, ग्रेफाइट है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बोरेंडम है ना। तो हीरा, ग्रेफाइट, कार्बोरेंडम है, जो इस प्रकार से हम कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो कार्बन में जितने हमारे पास क्या होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़े सा बता दें। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखा जाता है, जैसे कार्बन का लिखे हम 1s2 2s2 2p2, तो अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोश जिसमें 2 नंबर आता है ना, जैसे कि सबसे बड़ी सेल जिसको बोलते हैं, जिसमें 2 नंबर आता है ना, 2 आएगा। ये सबसे बड़ा नंबर जो होगा, सॉरी, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही उसका क्या होगा? बैलेंस सेल होगा। और बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 2+2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। 2+2 कितने? बैलेंस सेल में, अंतिम सेल में, अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होते हैं भैया? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए याद रखिएगा आप मेरे फ्रेंड कि संयोजी इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम आपको प्रोटियम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज बता देते हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं उसके 3 समस्थानिक होते हैं, है ना। ये ऐसे हाइड्रोजन के कितने पाए जाते हैं? 3 समस्थानिक। सबसे पहले का नाम है भैया प्रोटियम, दूसरे का नाम है क्या? ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, तीसरे का नाम क्या है? ट्राइटियम, है ना। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। क्या पूछा भाई? न्यूट्रॉन पूछा है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं भैया? ये ऊपर जो दिया हुआ है ना, एटॉमिक मास 1 है, 2 है, 3 है। एटॉमिक मास में क्या होता है भैया? एटॉमिक मास में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। अगर इसमें से हम प्रोटॉन को घटाते हैं, मतलब परमाणु क्रमांक को घटा दें, ये नीचे वाला क्या दिया हुआ है भाई? ये प्रोटॉन की संख्या दिया है। इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन सभी में प्रोटॉन क्या है? 1 1 है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो भैया हम बात करें कि इसमें प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी मेरे फ्रेंड? इसमें 0 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी मेरे फ्रेंड? 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने प्रोटॉन है भाई? 1 प्रोटॉन है तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 न्यूट्रॉन होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा ड्यूटीरियम में। ड्यूटीरियम का सूत्र जो होता है डी होता है। इसका ऑक्साइड जो है वो भारी जल बनाता है। D2O को क्या बोलते हैं हम? भारी जल, भारी 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 जल, भाजी जल नहीं, भारी जल, सॉरी लिखने में थोड़ी गड़बड़ी होगी। भारी, भारी जल बोलते हैं, हैवी वाटर कहते हैं, है ना। हैवी वाटर, जो साधारण जल होता है उसका 6000 भाग में से 1 भाग क्या होता है भैया? भारी जल का होता है ना। भारी जल जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है। ट्राइटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिक। ये थोड़ा सा और बता दें कि जितने, जैसे परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु द्रव्यमान 12, तो 12 में क्या है भैया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो हम बात करें प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 है। ये परमाणु क्रमांक है भैया। ये प्रोटॉन कितने हैं? 6 बोले, है ना। तो इसमें से प्रोटॉन को अगर निकाल देंगे हम, 12 में से 6 प्रोटॉन को निकाल देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? न्यूट्रॉन बचेगा। बस सेम हमने ऐसे ही करा है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था ही नहीं। अगर न्यूट्रॉन 1 हो जाता तो ये ड्यूटीरियम हो जाता मेरे फ्रेंड, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? एलिमेंट कौन सा नहीं है? सबसे पहले आपको एलिमेंट के बारे में कुछ जानकारी पता होनी चाहिए पहले से, है ना। सिलिका है क्या? सिलिकॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है। सिलिका नहीं है। सिलिका, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा भाई। सिलिका जो होते हैं वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलने वाले यौगिक होते हैं, जिनको सिलिकॉन ऑक्साइड कहते हैं। SiO2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सिलिका जो है वो अलग प्रकार का हमारे पास तत्व है। अब बात करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे अंतिम कोश में, अगर हमने बात कर रहे थे अभी, जैसे नाइट्रोजन की बात करें, परमाणु क्रमांक 7, भैया 1s2, देखिए थोड़ा सा 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 और 2 7। अंतिम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु के सबसे अंतिम और सबसे बाहरी कोश, आंतरिक, जी नहीं, आंतरिक नहीं, सबसे बाहरी को आंतरिक, ये इसमें सबसे डी नंबर ऑप्शन देखिए आप, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइटम। परमाणु का सबसे अंतिम बाहरी कोश
ही क्या कहलाते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फास्फोरस की परमाणुकता, फास्फोरस का संकेत पी होता है। फास्फोरस के जब अणु बनता है तो फास्फोरस के चार परमाणु मिलकर फास्फोरस के एक अणु का निर्माण करते हैं। एक क्या बन रहा है भैया, अणु बन रहा है, मॉलिक्यूल बन रहा है। ये क्या है भैया, एटम है ना। एटम की संख्या कितनी है, तो एटम की संख्या 4 है। मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है भाई, तो 1 है। तो भैया 4 परमाणु है ना, 4 परमाणु। टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4 है ना। हाँ, मोनो मीन्स 1 होता है, एक परमाणु, बहुपरमाणु तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्योंकि 4 परमाणु, 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित से कौन सा अभिक्रियाशील तत्व है। सब अभिक्रियाशील तत्व निम्नलिखित में से कौन सा कम अभिक्रियाशील, द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, बोले सबसे कम अभिक्रिया समूह 18 वाले तत्व करते हैं, है ना। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो सबसे ज्यादा क्रियाएं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से तत्व हैं, हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है ना, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ये क्या करते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, इसलिए इन्हें निष्क्रिय तत्व या अक्रिय तत्व कहा जाता है। तो नियोन भैया जो होगा ये कम क्या होगा भैया, सक्रिय होगा, कम सक्रिय होगा, कम। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अरे वाह, रोडियम। देखिए आपको अगर आधुनिक आवर्त सारणी याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए रोडियम कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए यहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है RH। RH जो है वो किसका नंबर है भाई, रोडियम, RH बोलते हैं भाई। ये देखिए एट्रियम 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 नंबर पे क्या पाया जा रहा है भाई, रोडियम पाया जाता है। तो 45 नंबर पे है तो कितने हो जा रहा है भैया, 10 10 2 20 30 35 हो रहा है यहाँ पर, तो और बढ़ाना पड़ेगा हमें। कितने हो जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन 10 20 30 40 35, 10 10 2 12 6 18 18 और 10 28 28 और 2 20 20 और 6 26 26 26 और एक 8 जी नहीं, इसमें तो नहीं होगा भैया। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही बताया क्या, रोडियम। देखिए जरा एक बार और देख लेते हैं हम थोड़ा सा, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है आपसे। हाँ रोडियम 45, ये हो जा रहा है भैया 2 4 6 8 10 12 हाँ 45। तो ये 45 हो जा रहा है, तो भैया रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 45। चलिए नेक्स्ट, आप इलेक्ट्रॉन गिन लीजिएगा, उसमें पता चल जाता है कौन सी अक्रिय गैस प्रकृति में रेडियोधर्मी है। कौन सी ऐसी गैस है जो प्रकृति में रेडियोधर्मी प्रकृति है, रेडियो एक्टिव गैस इन नेचर। ऐसी गैस कौन सी है जो रेडियो एक्टिव के जैसे होती है। जैसे कि हम बात करें समूह 18 की जो गैसें होती हैं, समूह 18 की गैसों में एक आती है भैया, कौन कौन सी है, हीलियम है, नियोन है ना, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। और बात करते हैं लास्ट में जो रेडॉन है, रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव है। रेडॉन क्या है, रेडियो एक्टिव गैस है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है, पारा, प्लेटिनम, लेड या ऑस्मियम। पारा, प्लेटिनम, लेड या ऑस्मियम। तो अब बात करें जो ऑस्मियम है मेरे फ्रेंड, जिसका संकेत क्या है भैया, OS है। ऑस्मियम का जो संकेत है OS है। ये सबसे, इसका घनत्व जो होता है वो डेंसिटी जो होती है वो सबसे अधिक होती है। जल के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना होता है, जल के सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान 18 होता है भैया। H2O हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, 1 + 1 + 16 कितने हो जाएंगे भैया, 18। इनके एटॉमिक मास जो होते हैं, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, 16 होता है, याद रखिएगा 16 एटॉमिक मास, और इसका कितना होता है, 1 होता है। इसलिए दो दो परमाणु है भैया, 1 और 1 2 परमाणु है। तो हम बात करेंगे कि टोटल कितना हो जाता है भाई, 18 यूनिट हो जाता है, आपको याद रखना है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व के, आधुनिक सारणी में किस तत्व की स्थिति उसकी संख्या से निर्धारित होती है, प्रोटॉन से निर्धारित होती है भैया। प्रोटॉन के द्वारा ही क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। प्रोटॉन के द्वारा ही क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, किस तत्व का अष्टक नियम लागू होता है, तो भैया कैल्शियम तक अष्टक नियम जो होता है वो लागू होता है, याद रखिएगा कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सर्वाधिक है, आंसर है फ्लोरीन।
फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में आया हुआ है इसलिए जोर से बोल के बता रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया है भाई, पीरियड्स कहा गया है, पीरियड्स कहा गया है ना, क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड्स कहा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जेडबल में पूछा गया भैया कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं भाई। कौन सा कथन सही नहीं है? आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, बिल्कुल है। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बिल्कुल है। आवर्त एक में केवल एक तत्व है, जी नहीं, आवर्त के एक में 2 तत्व है, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि भैया ये सही नहीं है, बाकी सब 18 समूह है, बिल्कुल है। पहले आवर्त में कितने तत्व है भैया? 2 है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं आज की क्लास का भैया। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो किस में होती है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और आशा करता हूं मैं कि आज की क्लास जो है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और भी अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं और भी ज़्यादा डिटेल वाली क्लास आपके लिए बना सकता हूं। अभी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी मज़ेदार क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।